हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटो के नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। प्लेटो के नैतिक विचारों को 3 भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है। प्रत्ययों का सिद्धांत, थियोरी ऑफ आइडियाज, मुख्य सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यूज, संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। ये तीनों ही सिद्धांत यदि हम समझते हैं तो प्लेटो के नैतिक विचारों का हमें अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। पहला सिद्धांत है प्रत्ययों का सिद्धांत। सुकरात के सिद्धांत, सुकरात प्लेटो के गुरु थे और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का बहुत अच्छे तरीके से विवेचन और उनको आगे बढ़ाने का कार्य प्लेटो के द्वारा किया गया था। सुकरात ने सिद्धांत दिया था ज्ञान ही सद्गुण है, जिसको हमने पूर्व में पढ़ा भी था। अर्थात कोई व्यक्ति यदि ज्ञानवान है, उसको सद्गुणों का ज्ञान है, तो वह सद्गुणी भी है। इस कथन का यह अर्थ है। इस सिद्धांत को प्लेटो भी स्वीकार करता है और इसी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए प्लेटो ने प्रत्येक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो के गुरु सुकरात के सामने कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे, या उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उनको कठिनाई आ रही थी। और वे प्रश्न थे, न्याय क्या है, सौंदर्य क्या है, साहस क्या है। हम कहते हैं व्यक्ति का साहसी होना, पर साहस को हम किस प्रकार से व्याख्यात करें, इसकी एक स्पष्ट अवधारणा वो नहीं दे पा रहे थे। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास प्लेटो ने किया। उन्होंने वस्तु और क्रिया, इन दोनों से अलग एक ऐसी वस्तु की कल्पना की जो भौतिक और मानसिक संसार से अलग है। ये वाक्य महत्वपूर्ण है और प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत को समझने के लिए अनिवार्य भी है। हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु बिना क्रिया के उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु की उसका एक एक्टिविटी होती है, उसका एक स्टेटस होता है जिससे हम उसको जानते हैं। जैसे हमने कहा कि सौंदर्य क्या है, तो लाल रंग क्या है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि लाल रंग, किसी लाल वस्तु की तरफ इशारा करके कह सकता है कि यह लाल रंग है, परंतु दरअसल वह लाल वस्तु है या लाल रंग की वस्तु है। उसके अंदर निहित जो लाल रंग है वह उस वस्तु से अलग है। इन दो चीज़ों को यदि समझ लिया जाता है तो प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत को समझना सरल हो जाता है। इस बात को आम आदमी नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि प्लेटो का उनका ये कहना है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो सांसारिक वस्तुओं से अलग किसी अन्य संसार के अंदर अस्तित्व रखती हैं, जिनके वहाँ होने से हम इस संसार में उन वस्तुओं के स्वरूप को समझ पाते हैं, उनका सार तत्व। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहती हूँ कि कुर्सी एक शब्द है, परंतु यदि हम कुर्सी की व्याख्या करेंगे तो हम पाएंगे कि कुर्सी विभिन्न तत्वों की बनी होती है या विभिन्न मटेरियल्स की बनी होती है, जैसे लकड़ी की, लोहे की, प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की, और भी बहुत मटेरियल हैं जिनसे वह कुर्सी बनी होती है। कुर्सी अलग अलग शेप्स की होती है, कोई चौकोर होती है, कोई गोल होती है, कोई तिकोनी होती है, किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं, कोई एक पैर पर ही टिकी होती है। तो उन कुर्सियों के शेप, साइज़, उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मटेरियल, ये सब डिफरेंट होता है। परंतु फिर भी यदि आपसे ये कहा जाए कि कुर्सी लाएं, तो भले ही आपने अपने घर में लकड़ी की कुर्सी देखी हो, परंतु आप जिस जगह पर गए हैं और वहाँ आपसे कुर्सी मंगवाई जाती है, तो प्लास्टिक की कुर्सी को भी आपको पता है यह कुर्सी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इन सभी कुर्सियों में जो निहित सार तत्व है, यानी कुर्सी क्या है, इसकी समझ आप रखते हैं। और ये कुर्सी क्या है, यही वस्तु का सार तत्व होता है, जिसको प्लेटो ने प्रत्यय का नाम दिया। और उन्होंने कहा ये प्रत्यय इस संसार से परे किसी अन्य संसार में अवस्थित रहते हैं। आम आदमी इन प्रत्ययों का ज्ञान नहीं कर सकता है। प्लेटो का मानना है कि कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, हमारे भारतीय दर्शन में उन्हें योगी भी कहते हैं, जिनमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग ही इन प्रत्ययों का या इस संसार से परे निहित प्रत्ययों के संसार में निहित उन वस्तुओं का या उनके सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मुख्य सद्गुण। प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम, न्याय, ये 4 सद्गुण
किसी भी मनुष्य के नैतिक आचरण का आधार माने थे, या यूं कहें कि नैतिक आचरण का आधार माने थे। और इस नैतिक आचरण को उन्होंने दो तरीके से विभक्त किया। एक तो नैतिक आचरण या ऐसा आचरण जो राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक हो, और एक व्यक्ति के कल्याण के लिए। तो राज्य के कल्याण के लिए प्लेटो के मत में जिस राज्य में चारों सद्गुण उचित रूप में मिलते हैं, वही राज्य भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नति करता है, विकसित होता है। प्लेटो ने राज्य के जितने भी नागरिक थे उनको चार भागों में विभक्त किया। पहले वे लोग थे जिनका कार्य राज्य के प्रशासन का संचालन, उसकी सुरक्षा, व्यवस्था के लिए नीतियों का निर्धारण करना। इन सभी कार्यों के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, ऐसा उम्मीद की जाती है कि इन कार्यों को संपादित करने वाला व्यक्ति, जिसे हम प्रशासक भी कह सकते हैं, वह विवेकवान होना चाहिए, क्योंकि निर्णय जब लिया जाता है तो विवेकाधारित होगा, तभी सबके कल्याण के लिए होगा। इसलिए ऐसा माना गया कि सैनिक प्रशासक वर्ग जो है उसमें एक विशेष सद्गुण होना चाहिए, जिसे विवेक का नाम दिया। विवेक क्या है? मूर्खता और अति बुद्धिपूर्णता के मध्य की स्थिति है, जहाँ पर व्यक्ति सत्य, असत्य, सही, गलत आदि के सभी पक्षों पर विचार करके किसी वस्तु का निर्धारण करता है। दूसरा वर्ग योद्धाओं का या सैनिकों का वर्ग होता है। इस वर्ग का दायित्व राज्य की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना है। सुरक्षा का पूरा दायित्व इसी वर्ग पर होता है, और यह तभी संभव है जब इस वर्ग के नागरिक साहसी हों। इसलिए साहस इस सैनिक या योद्धा वर्ग का प्रमुख सद्गुण माना गया। तीसरा वर्ग कृषक, श्रमिक या व्यवसायियों का वर्ग है, जिसमें ये सारे लोग समाज के अन्य लोगों के लिए विभिन्न भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और संयमित रहते हुए राज्य की समृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इस वर्ग का सद्गुण संयम है। इसका अर्थ ये हुआ, हम कई बार कहते हैं यदि जो वस्तु उत्पादित की गई है उसका उपभोग उत्पादन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही कर लेगा, तो वह राज्य के अन्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। तो संयम से जीवन व्यतीत करते हुए, समस्त कठिनाइयों का जीवन जीते हुए, और कम से कम जो है अपने इच्छाओं को विकसित करते हुए संयम के साथ जो वर्ग कार्य कर रहा है वह श्रमिक वर्ग माना जाता है। विवेक, साहस और संयम, ये तीनों सद्गुण जिस राज्य में पाए जाते हैं, यानी हर एक व्यक्ति अपने वर्ग के अनुसार कार्य कर रहा है, उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहा है, तो ये मान सकते हैं कि उन तीनों वर्गों में जो संतुलन है वह न्याय की स्थापना करता है। तो चतुर्थ सद्गुण न्याय को इन सभी से सर्वोपरि माना गया है। जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में बिना बाधा डाले अपना अपना कार्य भली प्रकार संपन्न करते हैं, तो उस राज्य में न्याय की स्थापना होती है। दूसरा है व्यक्ति के कल्याण हेतु। जिस प्रकार राज्य के कल्याण और आनंदमय जीवन के लिए चार सद्गुण होते हैं, वैसे ही व्यक्ति के लिए भी ये चारों सद्गुण होने अनिवार्य हैं। यानी व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, जो उस वर्ग से संबंधित है उसके अंदर साहस का गुण होना चाहिए, उसमें न्यायप्रियता भी, उसमें संयम भी होना चाहिए, उसके अंदर विवेक भी होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति फिर न्यायप्रिय व्यक्ति होगा माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राज्य में तीन वर्गों के नागरिक हैं, वैसे ही व्यक्ति के स्वभाव के भी तीन पक्ष होते हैं। उसमें बुद्धि होती है, विवेक होता है और इच्छा होती है। संवेग ऐसा गुण है जो व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इच्छा वह है जो संवेग से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को पूर्ण करता है। और बुद्धि का जो विशेष सद्गुण है वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। यानी संवेग और इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण का कार्य बुद्धि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये चार सद्गुण किसी भी राज्य के कल्याण और व्यक्ति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन, अ हार्मोनियस लाइफ। अरस्तु आदि अनेक दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य के तीन पक्ष
नहीं होकर दो ही पक्ष होते हैं। हमने पीछे देखा, प्लेटो ने कहा इच्छा, संवेग और बुद्धि, ये 3 पक्ष होते हैं। पर बहुत सारे दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के 2 ही पक्ष होते हैं, एक बौद्धिक और एक अबौद्धिक, रैशनल और इर्रैशनल। रैशनल और इर्रैशनल का अर्थ यह है कि रैशनल पक्ष वह है जो व्यक्ति को बौद्धिक दृष्टि से मजबूत बनाता है और विवेक से कार्य करने को उसको प्रेरणा देता है, जबकि इर्रैशनल पार्ट उसका संवेगात्मक, उसकी वे भावनाएं, उसके वे संवेग जो उसको निम्न या नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, वे होते हैं। और उनका मानना है, यानी अरस्तु आदि अन्य सभी दार्शनिकों का मानना है, जिसको प्लेटो भी जिसका समर्थन करते हैं, कि इन दोनों पक्षों में समन्वय होना अनिवार्य है। बौद्धिक और भावनात्मक दोनों पक्षों के संपूर्ण समन्वय पर आधारित जीवन ही वास्तव में संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन होता है। इस प्रकार प्लेटो के नैतिक विचारों को समझने के लिए उसके इन 3 पक्षों को समझना अनिवार्य है। धन्यवाद।